हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी मैनेजमेंट की सीरीज़ कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी और सीएसआईआर जैसी एग्ज़ाम्स के लिए, हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा। आप इस वीडियो के एंड तक आपको ये जो सारी चीज़ें दिख रही है, कम्युनिकेशन टाइप्स, प्रोसेस, उसके बैरियर्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल, करियर एडवांसमेंट, प्रोक्योरमेंट, टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इस लेक्चर के एंड तक आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए मैनेजमेंट की सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कीजिए। ये जो सीरीज़ है दोस्तों, इतनी अच्छी कंटेंट है आरबीआई ग्रेड बी वाले आप लोग के लिए तो खास तौर पे, क्योंकि आप लोग को ऑनलाइन इतने अच्छे कंटेंट नहीं मिल पाते फ्री में। खास तौर पे आरबीआई ग्रेड बी का जो सिलेबस है काफ़ी वेग है, काफ़ी ब्लर होता है सिलेबस उसका, और लोग पढ़ा नहीं पाते उसका सिलेबस। बट आप लोग के लिए तो ये एक सोने की तरह है। इस सीरीज़ का पूरा 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 फ़ायदा लीजिए। और सी एस आई आर वालों, जैसे मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया है, आप लोग की 5 तारीख के पहले ऑलमोस्ट सारा मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद आई गेस बहुत ही कम टॉपिक बचे हैं हमारे पास सी एस आई आर वालों। तो आपका तो ये सी एस आई आर का टॉपिक्स ऑलमोस्ट समझ लो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अगर आप लोग को दोस्तों मेरे बारे में नहीं पता है तो मैंने अपनी बीटेक एनआईटी रायपुर से करी है। मैं अभी अपनी एमबीए कर रहा हूँ आईआईएम रांची से। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाली है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, एफ कैट, आईबीएससीआईओ और कैट जैसी एग्जाम्स को। दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन है। और प्लीज़ देखिए इस सब सीरीज़ को, इतनी मेहनत लगती है सब सीरीज़ को बनाने में। मेरी क्लास रहती है, असाइनमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे क्लब्स कमिटीज़ के काम होते हैं, बट उसके बाद भी मैं आप लोग को पढ़ाने आ जाता हूँ, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत करीब है। चलिए चालू करते हैं। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन क्या होता है? भाई, कम्युनिकेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बट ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि इसके बैरियर्स भी कुछ होते हैं उसके कारण। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही ईजी चीज़ होता है कि आप अपनी बातों को बहुत स्पष्ट तरीक़ों से व्यक्त कर पा रहे हो, ठीक है। इन द सेंस, अब ये क्या हो सकता है कि कोई एक मैनेजर है, वो अपने सब ऑर्डिनेट को कुछ काम करवाना चाहता है, उससे कुछ काम लेना चाहता है। तो वो कम्युनिकेट कर दिया उसको, वो बोल दिया कि भाई देखिए, आज का हमारा जो टास्क है वो ऐसा है, तो आपको इस डिपार्टमेंट में, जो भी डिपार्टमेंट का है वो, इतना काम आपको आज शाम के 5 बजे तक आपको करके देना है। और कम्युनिकेशन अगर सब ऑर्डिनेट से मैनेजर की तरफ जाता है, जिसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग, तो वो कहेगा, सर मैंने आज का काम ये कर दिया, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है ऐसे काम करने में, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप इसको मुझे बताइए कि मैं ऐसे कैसे सॉल्व करूँ। तो कम्युनिकेशन बस इतना ही होता है दोस्तों, ठीक है। कम्युनिकेटिंग इज़ मोर देन मेयरली इम्पार्टिंग मीनिंग, दैट मीनिंग मस्ट ऑल्सो बी अंडरस्टूड। देखो, अब जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरा काम क्या है, आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, और अगर मैं पढ़ा दिया, आपको मीनिंग बता दिया उस चीज़ का, बट अगर आप वो समझ नहीं पाए, तो क्या मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप तो समझ ही नहीं पाए। मेरा पर्पस था आपको समझाना, बट पर्पस फुलफिल हुआ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग दोस्तों कम्युनिकेशन को काफ़ी मिस इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि हम लोग पीपीटीज देते हैं अपने कॉलेज में, हम लोग आईएएम में पीपीटीज जब हमारी होती है यहाँ पे, तो क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत फैंसी वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने पीपीटीज के टाइम। वो कैप्स, काफ़ी एनरिचिंग वो कैप्स भी यूज़ करते हैं। उनको लगता है कि माइट बी देयर अ गुड कम्युनिकेटर, बट क्या ये सही है? क्या ऐसा होना क्या आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है? जी नहीं। बट कोई एक बंदा है, वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज से आपको समझा रहा है, ही माइट नॉट बी यूजिंग सम ऑफ द गुड वोकेबलरी वर्ड्स, he might not be using enriching or some good idioms in between, but still the thing which he is trying to convey, he is conveying it successfully. That is what make you a good communicator. और उसी लाइन का मतलब यहाँ पे छुपा हुआ है कि मीनिंग आपने बता दिया, बट मीनिंग समझ में नहीं आया, तो आपका पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन वही होता है, अच्छा कम्युनिकेशन प्रोसेस वही होता है, ये एक अच्छा चैनल वही होता है दोस्तों कम्युनिकेशन का, जिसमें आपका पर्पस फुलफिल हो जाए। क्या, किस चीज़ का? जो आप समझाना चाह रहे हो। आई गेस इतना आप लोग को आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कम्युनिकेशन क्या होता है, और अब आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, 5 मेजर फंक्शंस होते हैं,
ठीक है, कम्युनिकेशन जो सर्व करता है। पहला क्या होता है, इट एक्ट्स टू मैनेज मेंबर बिहेवियर इन सेवरल वेज। व्हेन एम्प्लॉयज फॉलो देयर जॉब डिस्क्रिप्शन और कंप्लाई विद जॉब कंपनी पॉलिसीज, कम्युनिकेशन परफॉर्म्स अ मैनेजमेंट फंक्शन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कंट्रोल्स बिहेवियर टू। देखो होता क्या है ना दोस्तों, दो टाइप के कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि यूजुअली आप ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन थोड़ा सा टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप होता है, जिसमें आपका मैनेजर या तो आपके सब ऑर्डिनेट को कह रहा होगा या आपका जो सब ऑर्डिनेट है वो मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा होगा। और ये जो होता है ना, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में आप यूजुअली काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल वे से आप बातें करते हो। जैसे आप मेल लिख रहे हो अपने, जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं जो काम कर रहे होंगे, वो जब मेल करते हैं तो रिस्पेक्टेड सर, ग्रीटिंग्स फॉर द डे, ऐसे करके आप चालू करते हो। आई होप यू आर डूइंग वेल, ऐसे करके आप कम्युनिकेट करते हो। ऐसा तो नहीं है अरे यार ऐसा हो गया है, ऐसा देख लीजिए आप, ऐसा कभी कोई बात करता है क्या? नहीं। तो वो एक आप फॉर्मल प्रोसीजर्स को आप फॉलो करते हैं, तो वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। और इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, वो आपके बिहेवियर को जानने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो वही होता है कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो अपने एम्प्लॉयज़, अपने मैनेजर, अपने जो कोवर्कर्स हैं उनका बिहेवियर को समझने में, कि वो कैसे एक्ट करते हैं, वो कैसे बात करते हैं, उनका रहन सहन, उनका एटीट्यूड कैसा है, वो जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उनको बताना कि आपको अपने जॉब में क्या परफॉर्म करना है, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में समझाना, कंपनी की पॉलिसीज़ को समझाना, तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है और ये पर्पस वो सर्व करता है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह होता है दोस्तों ये कम्युनिकेशन, ठीक है। जब आप, जो मैनेजर होता है जिसके अंडर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ कुछ कंपनीज काफ़ी सारे फॉर्म्स भी फ्लोट करती है कि आपको कैसा लगता है इसमें काम करने का, और ये कॉन्फिडेंशियल होगा, वी वोंट टेल योर मैनेजर्स अबाउट दिस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे करिकुलम्स होते हैं, काफ़ी सारे सिलेबस होते हैं, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा, जो सब्जेक्ट हमने चूज़ किया, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, बिफोर एग्जाम्स वी हैव टू सबमिट आवर फीडबैक, ठीक है। एंड उसमें लिखा रहता है कि ये जो फीडबैक होगा ना, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होगा, ये आपके और हमारे बीच में होगा। तो अगर टीचर ने गंदा पढ़ाया तो उसका फीडबैक रिकॉर्ड होगा कि नहीं आपने गंदा पढ़ाया, टीचर ने अच्छा पढ़ाया तो उसका फीडबैक रिकॉर्ड होगा। तो ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म्स भी होते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ अपनी भावनाओं को बता सकते हैं कि नहीं, ये जो इन्वायरमेंट है शायद हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे मैनेजर समझते ऐसा बिहेव कर रहे हैं, या हमारा उस मैनेजर का जो रिस्पॉन्स है या उसका जो बिहेवियर है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह भी ये ऑर्गेनाइजेशन में एक्ट करता है, ठीक है। फंडामेंटल मैकेनिज्म है दोस्तों ये सेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन लेवल को बताता है। डेफिनेटली जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आप काफ़ी कुछ शेयर करने लग जाते हो, आप अपनी इमोशनल फीलिंग्स भी शेयर कर देते हो, है ना। तो उससे उससे हमें पता लगता है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप काम करने जा रहे हो, या आप स्कूल में हो या आप कॉलेज में हो, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, तो कभी उसका मूड बहुत अच्छा होता है, मतलब लगता है वाह यार कितना बढ़िया है, कभी कभी वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू किसी इंसान, सामने वाले इंसान की इमोशंस को भी आप समझ पाते हो, उसकी फीलिंग्स को आप समझ पाते हो। सॉरी। फिर एक होता है दोस्तों परसुएशन में, ठीक है। आपको अगर किसी को मनाना हो, किसी से काम करवाने के लिए मनाना हो, कुछ करना हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी परसुएशन होना चाहिए। जैसे अगर मैं चाहूँ, किसी एक बंदे को मैं कह रहा हूँ भाई जाके तू मेरे लिए खाना ले आ, ठीक है, वो कहता है मैं नहीं लाऊंगा, तो मैं उसको थोड़ा सा मोल्ड करके काफ़ी प्यार से बात करके बोलूँगा यार ले आ यार, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा, तो बंदा जाके ले आ गया। तो आपकी परसुएशन स्किल्स भी इससे पता चल जाती है, आप परसुएशन करते हो, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो डेफिनेटली एक आप अच्छा परसुएड भी कर सकते हो लोगों को। तो ये भी एक फंक्शन हो जाता है अच्छी कम्युनिकेशन का, परसुएशन स्किल्स। फिर एक होता है दोस्तों, आप फाइनली डिसीजन मेकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट करके पूछते हो कि लोगों से पूछते हो, उनके आइडियाज़ के बारे में आप पूछते हो
कि क्या ये जो हम लोग सोच रहे हैं इस डायरेक्शन में, क्या वो सब सही है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या हमारी कंपनी को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये एक डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है अगर आप कम्युनिकेशन चैनल मीडियम सब अच्छा हो तो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, चलेगा। अब स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। दोस्तों इसमें कुछ स्टेप्स होता है, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है दोस्तों वो होता है सेंडर। कुछ में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉडल आप देख पा रहे होंगे, इस मॉडल को कुछ पार्ट्स होते हैं। सेंडर है, मैसेज सेंड करता है। सेंडर का जो मैसेज है वो इनकोड हो जाता है, ठीक है, इनकोड फिर एक चैनल के थ्रू जा रहा है। जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो एक चैनल हो गया, चैनल के थ्रू गया, फिर मैसेज आपको मिल जा रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मिल रहा है, फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग डिकोड कर रहे हो, ठीक है। अब नॉइज़ भी हो सकता है, मैंने बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ सकता है, जैसे मैं इस चैनल में माइट भी कुछ हल्ला हो जाए या नेटवर्क इशूज़ आ जाए तो ये सब नॉइज़ हो जाता है। फिर आपको जब मैसेज मिल गया, आपने जब इसको समझ लिया, जैसे एग्जांपल आपको क्लास अच्छी लगी हो या आपको क्लास ख़राब लगी हो, तो आप मुझे फीडबैक में कमेंट सेक्शन के थ्रू बता रहे हैं कि सर आपने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, हमें सब कुछ समझ में आया, सर आपने काफ़ी ख़राब पढ़ाया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो ये मुझे एक फीडबैक मिल गया। तो ये एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, बस बहुत ईजी सा है। तो देखो यहाँ पे देख लो आपको सब समझ में आ ही जाएगा। द सेंडर इनिशिएट्स अ मैसेज बाय इनकोडिंग अ थॉट, ठीक है। द मैसेज इज द एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द सेंडर्स इनकोडिंग। व्हेन वी स्पीक द स्पीच इज द मैसेज। अब जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो मैसेज है। व्हेन वी राइट, अगर किसी को मेल लिख रहा हूँ तो राइटिंग इज द मैसेज, ठीक है। और अपने हैंड जेस्चर्स जो रहते हैं, आर्म्स के जो जेस्चर्स होते हैं दोस्तों, डेट ऑल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है। वो भी बताते हैं कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो एक्चुअली आप बोलना चाहते हो। होता है कुछ लोग, क्या होता है कि कुछ लोग झूठ बोल रहे होते हैं, उनकी आंखें सब बयां कर जाती हैं, उनका झूठ पकड़ा जाता है, उनकी आंखों में दिखता है कि भाई इंसान झूठ बोल रहा है। तो जेस्चर्स, आपके इमोशंस, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ये भी उसका एक पार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों रिटर्न कम्युनिकेशन के जो टाइम में आप फीलिंग्स देख नहीं पाते, जेस्चर्स को देख नहीं पाते, तो वो एक थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल वे हो जाता है रिटर्न कम्युनिकेशन, और उतना इंटरप्रिटेशन आप नहीं लगा सकते सामने वाले इंसान का, या उतनी हार्श फीलिंग या सॉफ्ट फीलिंग्स आपकी डेवलप नहीं होती है। बट आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली, ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप जेस्चर्स को देख पाएंगे, उसकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, इमोशंस को समझ पाएंगे। जब आप इमोशंस समझ पाते हैं तो डेफिनेटली आप एक जजमेंट अपने मन में बसा लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं उस इंसान के बारे में। ये बंदा भाई जेन्युइन है, जो वो कह रहा है वैसा दिखा रहा है। बंदा जेन्युइन नहीं है यार, वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है ना। ऐसा आप देखे होंगे। तो ये नॉर्मल सा डे टू डे अपना चर्चा का विषय है, ये दिक्कत नहीं है इसमें। फिर चैनल है। चैनल एक मीडियम होता है दोस्तों थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स, ठीक है। चैनल एक मीडियम है जहाँ से मैसेज आपका ट्रैवल हो जाता है। फन सेंडर्स इनकोडिंग, ठीक है। फिर द सेंडर सेलेक्ट्स इट डिटरमाइनिंग वेदर टू यूज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल। चैनल एक फॉर्मल हो जाता है। फॉर्मल चैनल जैसे होती है जो ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, ठीक है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड होती है ये, ठीक है। द ट्रेडिशनली फॉलो दे ट्रेडिशनली फॉलो द अथॉरिटी चेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी होती है दोस्तों, आप हिरार्कियल सिस्टम का एग्जांपल ले सकते हैं, जब आपकी टॉप मैनेजर होती है, फिर उसके बाद मिडिल लेवल, फिर बॉटम लेवल। तो ऐसा आप हिरार्की ले सकते हैं जिसमें एक ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो होता है, जो मैसेज होते हैं काफ़ी फॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। फिर अदर फॉर्म्स ऑफ मैसेजेस सच एस पर्सनल और सोशल फॉलो इनफॉर्मल चैनल्स। एक झुंड इकट्ठा हो गया पार्क में, वो एक इनफॉर्मल चैनल की तरह हो जाएंगे जब सोशल गैदरिंग हो जा रही है, जहाँ लोग अपने अपने थॉट्स को काफ़ी ईजीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, वो हो जाता है इनफॉर्मल। फिर आपका रिसीवर जो होता है, जैसे आप रिसीवर है, आप लोग ये जो मैसेज है उसको आप लोग देख पा रहे हैं, उसको आप लोग डिकोड कर रहे हो, आप लोग को ये मिल रहा है, आप इसको डिकोड करते हैं। फिर नॉइस है दोस्तों, जो डिस्टॉर्शन की तरह एक्ट करता है। जैसे समझ लो कुछ मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी वॉइस अगर आ रही है
तो आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ गया, या जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, या मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया, या एकदम ज़्यादा ऊपर के लेवल का दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन जो आपके सर के ऊपर से चले जा रही है, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो ये सब जो रहती है ये सब नॉइज़ की तरह एक्ट करती है, ठीक है। फिर फाइनल एक लिंक होता है दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वो है फीडबैक। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे क्या होता है कि ना आपका जो, जैसे मेरे लिए तो फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे काफ़ी एक इंग्रेडिएंट या एक फ्यूल की तरह लेता हूँ, क्योंकि अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप जैसे आप लोग कमेंट्स कर नहीं रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि सर ख़राब है, सर अच्छा है, तो अच्छा लगता है कि भाई ना फीडबैक आ रहा है, मतलब बच्चों का फीडबैक आ रहा है, बच्चे लोग बता रहे हैं कि भाई आप सर आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करिए, तो हम उसमें करेंगे, या अच्छा पढ़ा रहे हैं तो और अच्छा लगेगा कि बढ़िया है भाई, बंदा बढ़िया पढ़ा रहा है, तो हमें भी लगेगा चलो सही डायरेक्शन में मेहनत हो रही है। अगर नहीं पढ़ा रहे हो तो उस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे जिससे आप लोग को और अच्छा लगे। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशन एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होता है, एज इट हैज़ ग्रामर रूल्स एंड गिव्स क्लियर मैसेजेस, ठीक है। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वो नॉट स्ट्रक्चर्ड होता है, इट डज नॉट हैव स्पेसिफिक पैटर्न्स, एनीवन विशेस, जो भी आप कह सकते हो वो। वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल का एक डिबेट हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके पहले दोस्तों रिटर्न कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन एक टॉपिक है, उसको हम देखते हैं। जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है वो परमानेंट रिकॉर्ड की तरह एक्ट हो जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यू माइट हैव रेड अबाउट द टर्म्स मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें लोग लिख के रखते थे, लोग दीवार में अपनी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लिख के रखते थे, ठीक है। अशोका पिलर्स आप देखा होगा, जो पिलर्स है उसमें लिखा हुआ है अशोका के बारे में, क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने करी, ठीक है, उसके बारे में। फिर आपके बैटल्स के बारे में क्या क्या हुए हैं, ठीक है, और उनकी जो पॉलिसीज़ थी, क्या कैसा क्या 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 पॉलिसीज़ को यूज़ करते थे, अपनी सेनाओं के लिए क्या क्या करते थे, ठीक है। कलिंग वॉर के बाद क्या क्या हुआ, उनमें क्या परिवर्तन आए, उनकी नॉन वायलेंस की जर्नी कैसे कहाँ से चालू हुई, ये सब लिख के रखते थे ताकि हमें एक मिलता था, ठीक है। तो वही होता है दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न कम्युनिकेशन आपका परमानेंट रिकॉर्ड की तरह हो जाता है। और ओरल कम्युनिकेशन आपने एक बार बोल दिया तो ठीक है यार, हो सकता है कि आप भूल भी जाओ। ऐसा आजकल लोग कहने लग गए काफ़ी ज़्यादा कि अगर आपने कुछ कड़वा कह दिया एक बार, जो ज़ुबान से निकल गया वो रह जाता है, वो बात खैर अलग है, बट यूजुअली ये परमानेंट रिकॉर्ड की तरह नहीं होता है, ठीक है। फिर एक होता है कॉस्ट। रिटर्न कम्युनिकेशन का कॉस्ट थोड़ा हाई हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अशोकन पिलर्स में जो उनके बारे में लिखा गया हुआ है, आप वही बता दो, पिलर्स में लिखना, पिलर्स बनाना लिखना काफ़ी कॉस्ट है ना, कॉस्ट तो लग रहा है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या है भाई, बोल दिया भाई, बोल दिया बच्चा, बस वही हो गया। फिर फीडबैक मैकेनिज्म, रिटर्न कम्युनिकेशन में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, इट टेक्स टाइम टू गिव फीडबैक। रिटर्न कम्युनिकेशन जाता है, फिर इंसान पढ़ता है, फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। आप ऑर्गेनाइजेशन में भी देख लो, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न पॉलिसीज पेपर वर्क चलते हैं, इतना टाइम लग जाएगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली होता है ऐसा। ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता, मैंने कुछ अच्छा किया तो भाई सामने वाले ने बोल दिया बढ़िया है यार, मैंने गाली गलौज कर दिया तो वो भी गाली गलौज कर दिया, इमीडिएट फीडबैक दे देगा आपको वो, तो वैसा हो जाता है। वो रिटर्न कम्युनिकेशन रिजिड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल, एक बार आपने लिख दिया रिजिड, थोड़ा सी मेंटेन करनी। ओरल आप भाई फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। रिटर्न कम्युनिकेशन में टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, ओरल कम्युनिकेशन कम टाइम लेता है। रिलायबल होता है दोस्तों रिटर्न कम्युनिकेशन, क्योंकि परमानेंट रहता है, रिलायबल भी रहता है, आप पता चल जाता है आप कौन क्या भेजा है, जैसे आप मेल करते हो पता होता है, रिलायबल हो जाता है। और ओरल कम्युनिकेशन उतना रिलायबल नहीं होता है, काफ़ी सारी गॉसिप्स हो जाती है, काफ़ी सारे आप खुद से इम्प्रोवाइज़ करिए। जैसे मैंने कुछ बताया, आपने एक कहानी सुनी होगी, एक चीज़ बताई जाती है एक इंसान को और 5 से 10 लोग को बैठा दिया जाता है और लास्ट वाले से वही चीज़ पूछते हैं कि क्या बताया। उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने मिल जाते होंगे, है ना। तो ये ऐसा होता है ओरल कम्युनिकेशन में, रिलायबल नहीं होता, तीन चीज़ें चेंज हो जाती है, थोड़ा अपना मिर्च मसाला लोग डाल के उसको और अलग कर देते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन एक लीगल एविडेंस है, ओरल कम्युनिकेशन नॉन लीगल एविडेंस है।
ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन में डिस्टॉर्शन, जब नॉइज वॉइस थोड़ी कम हो जाती है, ओरल में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो चलिए, अब वर्बल एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल जो होता है दोस्तों नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है, उनके पास स्पेसिफिक पैटर्न्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, वर्बल कम्युनिकेशन की कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ कुछ बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। वर्बल कम्युनिकेशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक स्टॉप पॉइंट होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चलता जाता है, बिना इंटरप्शंस के वो चला जाता है, ठीक है। इवन व्हेन अलोन, इंटरपर्सनल प्रोसेस कीप्स अकरिंग एट इंडिविजुअल लेवल, हमारे अपने अंदर में। हम जैसे होता है ना, हम लोग अपने अंदर के इमोशंस से खुद भी कभी कभी बातें करते हैं, लड़ते हैं, बातें करते हैं, ऐसा वैसा चलता रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। फिर मिसकम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशंस में हर एक मतलब के डिस्टिंक्ट मीनिंग हो जाते हैं। कभी कभी चीज़ें जो होता है, मिस इंटरप्रिटेशन का जो चांस हो जाता है दोस्तों थोड़ा कम हो जाता है। बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे फेशियल एक्सप्रेशंस के अलग अलग मीनिंग भी हो जाते हैं। Along with that, there are so many other types of non-verbal communication. So there is a greater chance of those signs that can be misinterpreted. अब जैसे दोस्तों हो सकता है, बोलते हैं ना, किसी का मतलब कोई इंसान बोल रहा है आपको और एकदम उसका मुंह ही सीरियस है, मुंह ही सीरियस है, तो कुछ सॉफ्ट चीज़ें में अगर वो बोल रहा होगा तो भाई उसका मुंह एकदम सीरियस है, मतलब वो सीरियस है काफ़ी, काफ़ी बंदा काफ़ी डांट रहा है, ऐसा भी लग जाता है। कभी कभी हमारे साथ भी हुआ होता है, भाई वो बंदा ढंग से बात नहीं करता, बट उसका टोन ही वैसा है, ठीक है, या उसका मुंह एकदम गुस्से वाला है, तो उसको देख के ही हमें लगता है कि भाई क्या है ये बंदा, है ना। तो वैसा होता है ये। तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन हो जाता है ना, उसमें मिस इंटरप्रिटेशन साइन, देखो आप, जैसे आप 4,000 से ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस, डिस्टिंक्ट फेशियल एक्सप्रेशंस है, तो कितनी ज़्यादा चांसेस हो जाती है दोस्तों मिस इंटरप्रिटेशन की। बट जब आप वर्ड से आप कुछ चीज़ें कह देते हो तो एक मीनिंग हो जाता है उसका, है ना, तो मिस इंटरप्रिटेशन इसमें कम हो जाता है। फिर न्यूरो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसिंग भी है कुछ चीज़ें, देखो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है टेक्निकल थोड़ा अगर आ गया तो। वर्बल स्टिमुलाई, ये इंटरप्रेट होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, दैट्स वाई आई थॉट कि इसे हमें रख देना चाहिए स्लाइड में, ठीक है। और वही अगर आप नॉन वर्बल के बारे में जब बात करेंगे तो वो राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन करता है, ठीक है। टेक्निकल है थोड़ा सा, वर्बल एलवी करके याद रख लो, एलवी आर एन, राइट नाउ, राइट नाउ, तो नॉन वर्बल, ठीक है, ऐसा करके आप याद कर सकते हो। टाइम कंजम्पशन, वर्बल बहुत फास्ट होता है दोस्तों, नॉन वर्बल टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। साइन लैंग्वेज के थ्रू अगर आप कुछ भी इंटरप्रेट कर रहे हो, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। मिसकम्युनिकेशन डेफिनेटली किसमें होगा बताओ? मिसकम्युनिकेशन इन वर्बल कम्युनिकेशन हैपेंस लेस देन इन नॉन वर्बल, डेफिनेटली। मिसकम्युनिकेशन के बारे में जैसे हमने बात किया, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, तो मिसकम्युनिकेशन भी नॉन वर्बल में ज़्यादा होने की चांसेस हो जाती है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। काफ़ी सारे बैरियर्स आ सकते हैं दोस्तों, एक मिनट, काफ़ी सारे बैरियर्स आ सकते हैं। अब इसमें एक आ गया अपना फिल्टरिंग, फिल्टरिंग, ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसे होता है ना, कुछ बातें कुछ लोग ना फिल्टर करके कह देते हैं। अगर दो दोस्त हैं और तीन दोस्त का एक ग्रुप है, तीन में से दो लोग की लड़ाई हो गई, ठीक है, तीन में से दो की लड़ाई हो गई, तीसरे वाले को बोला भाई मज़े लेते हैं चलो इनके, तीसरे वाले को बोला भाई मज़े लेते हैं। एक दोस्त बोल रहा है भाई यार बंदा अच्छा है लेकिन उसने ऐसा गंदा गंदा हरकत किया यार, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। उसने जाके उसको बोल दिया, वो बोल रहा था कि उसको दिमाग ख़राब हो रहा है, बंदा तू गंदा है, ठीक है। अब उसका दिमाग ख़राब हो गया, सामने इसमें मैंने क्या फ़िल्टर कर दिया, एक लाइन को मैंने हटा ही दिया। उसने कहा वही, लेकिन उसकी पहली वाली लाइन तो उसने फ़िल्टर कर दिया ना, उसने बताया नहीं, तो यहाँ पे हो रही अनबन और बढ़ गई, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की ये बैरियर्स आ सकती है, और ये यूजुअली होता है, हो जाता है दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे समझ लो आप कोई ले ऑफ करना चाहते हैं आप, अगर आपके बॉस, तो होता है बॉस कह नहीं पा रहा है कि आप आपको हम ले ऑफ कर रहे हैं,
ले ऑफ हो चुके हो आप लोग, तो कुछ बैड न्यूज़ देना हो, ले ऑफ जैसी न्यूज़, तो उस टाइम में ये सब कम्युनिकेशन में आप फिल्टरिंग थोड़ी सी करने लग जाते हो। तो ये होता है, एक पहली बैरियर हो जाती है दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट बैरियर है, ठीक है। फैक्टर्स भी है थोड़े, ये सब देख लो, है ना। फिर सेकंड आपका सेलेक्टिव परसेप्शन, ठीक है। ऐसा होता है दोस्तों कि ना आप लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ सुनना चाहते हो अपने नीड्स के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने मोटिवेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी चीज़ों को आप एलिमिनेट करते चले जाते हो। अब समझ लो, आपने खुद भी किया होगा, जब आप लोग की बात हो रही है किसी बॉस से, वो सुना रहा है, लेकिन उसने कुछ बीच में कह दिया, चलो इस आपने ये काम अच्छा किया हुआ है, तो आप भी कान खड़े हो गए, चलो हाँ मैंने ये काम अच्छा किया, बाकी उसकी बात को इग्नोर करो भाई, इग्नोर करने लग जाते हो आप, है ना। ऐसा होता होगा। टीचर्स की बातों को यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं, सेलेक्टिव परसेप्शन होता है। टीचर्स की बातों को हम यूजुअली, खैर टीचर की बातों को सेलेक्टिव परसेप्शन ही क्या, हम तो टीचर्स को सुनते ही नहीं है, क्लास में सो जाते हैं जाके, तो वैसा हो जाता है ना। तो ये सब होता है कि आप लोग कुछ चीज़ों को सेलेक्टिवली सुनते हो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आप जो सुनना चाहते हो। अब जैसे होता है कुछ लोग को अपने बारे में तारीफ सुनना पसंद है, तो फिर वो बंदा सिर्फ कोई तारीफ ही सुनेगा, बुराई नहीं सुन पाएगा अपनी, ठीक है, उस हिसाब से भी होता है। और थर्ड हो जाती है दोस्तों, थर्ड हो जाती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब हो गया, बंदे को आपने 50 चीज़ें बता दी, बंदा का ब्रेन तो सिर्फ 2 चीज़ें ही कैप्चर कर सकता है, आपने बता दी उसको 50 चीज़, 48 चीज़ ख़त्म, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करवा दी उसका, तो बंदा क्या कर समझ पाया कुछ, कम्युनिकेशन बैरियर तो आ ही गया। कोई मतलब हुआ आपको भैंस के सामने बीन बजाने का? नहीं होता। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना हो जाए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होना चाहिए। तो फाइनाइट कैपेसिटी में आप प्रोसेसिंग डेटा, भाई ब्रेन का भी एक होता है, स्टोरेज लेवल सबका अपना अपना होता है, उसके हिसाब से बताओ उसको, ज़्यादा ओवरलोड मत कराओ, है ना। तो वैसा ये हो जाता है, इतना बड़ा। फिर हाँ, फिर आपका आता है दोस्तों, अब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ये पर्सनल लाइफ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब आ जाता है दोस्तों आपका चौथा जो है, इमोशंस। भाई इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी कम्युनिकेशन बैरियर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होते हैं इमोशंस, काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे आज कोई इंसान सैड है, कोई इंसान बहुत खुश है, कभी कभी जब आप बहुत खुश हो जाते हो ना, तो आप चीज़ों में ध्यान नहीं लगा, होता है किसी के साथ कि बहुत खुश है भाई, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, चलो ध्यान नहीं लगता उनका काम में। कुछ लोग बहुत सैड हो जाते हैं तो उनका ध्यान नहीं लगता, होता है ऐसा। तो एक्सट्रीम इमोशंस जो होते हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, वो होते हैं इमोशंस। एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ लोग साइकोलॉजिकल और इमोशंस में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, साइकोलॉजी और इमोशंस में थोड़े से कंफ्यूजन यहाँ पे लोगों को आ जाता है। तो साइकोलॉजी और इमोशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप लोग आज जान लो। जो साइकोलॉजी होती है ना दोस्तों, साइकोलॉजी होती है, वो आपका थॉट प्रोसेस होता है, कि आप कैसा थॉट, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव होता है। तो यूजुअली जब रिक्रूटर्स आते हैं ना, जैसे हमारे इसमें भी होता है, सो वी हैव सम HR राउंड्स बिफोर द फाइनल allotment of the joining letter. We have 2 to 3 HR राउंड्स इन सर्टन कंपनीज, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं भाई क्या है HR राउंड, HR राउंड क्या ही होता है। इफ़ यू हैव क्वालिफाइड द टेक्निकल राउंड, एंड आइडियली इट शुड बी एक HR राउंड काफ़ी हो जाता है, बट इन सम कंपनीज वी हैव टू फेस 2 to 3 HR राउंड्स। एंड डू यू नो व्हाट दे एक्चुअली लुक फॉर? हाउ मच positive you are in your life, what intents you are showing in certain situations. They would give you certain situations and then you have to answer accordingly. Or there are 3 rounds because they want you to test that if the first HR is correct or not, the second one is correct or not. That's why it is a regress process, and they want their employees टू बी मेंटली साउंड। मेंटली साउंड का मतलब जो होता है ना, कि आप बहुत पॉजिटिव रहो। कंसल्टिंग रोल में जब आप जाते हो तो उसमें आपको 14-15 घंटे काम करना पड़ जाता है।
उस टाइम आपके जो इमोशंस होते हैं ना, आप कैसे हैंडल कर रहे हो वो सब चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 15 आवर्स से हेक्टिक स्केड्यूल को आप फॉलो करना है आपको, रिस्क बहुत हाई होता है। आपके डिसीजन से पूरा ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट पड़ जाएगा। आपके डिसीजन से हो सकता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का 1 से 10 CR का नुकसान करा दो। ऐसे ऐसे बड़े बड़े डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। तो इमोशंस जो होता है ना दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इमोशन मतलब आप फील कैसे कर रहे हो आज, इमोशन मतलब आप फील कैसे कर रहे हो। और साइकोलॉजी जो रहती है, आप सोच कैसा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं। तो इसीलिए ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, इससे आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना इमोशंस और साइकोलॉजी में। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और इमोशंस में, हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है। उन लोग इंटरचेंज यूज करके इसको यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है ना। People in negative moods are more likely to scrutinize messages in greater detail, whereas those in positive moods tend to accept communications at face value. जो नेगेटिव मूड्स में होते हैं ना दोस्तों, उन लोग थोड़ा सा लो हो जाते हैं, उन लोग चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, पूरी डिटेल को सुन नहीं पाते उनके इमोशंस के कारण। और जो पॉजिटिव अच्छे मूड में रहते हैं, उन लोग एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को। तो इसीलिए जो 3 HR राउंड होते हैं ना, इसीलिए होते हैं, समझिए। तो ऐसा है। फिर अपना आता है लैंग्वेज। यार लैंग्वेज इज डेफिनेटली अ बैरियर। आप 1956 में देखे होंगे, जब AP अपना एक स्टेट बना, उसका लिंग्विस्टिक चीज़ों के कारण चीज़ें बदलने लगी। काफ़ी लोग अपनी जान भी गंवाए लिंग्विस्टिक बैरियर के कारण। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू दैट इज स्टिल देयर इन इंडिया। ठीक है, तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर की तरह एक्ट तो कर जाता है। अब जैसे आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी स्टेट में चले जाओ, और अगर आप स्टेट की थोड़ी सी नेटिव एक्सेंट आ रहा है ना, बोलते हैं एक्सेंट आ रहा है, उसका नेटिव एक्सेंट आ गया, नेटिव लैंग्वेज अगर आपने बोल दिया उस स्टेट का, तो यूजुअली पीपल ट्राई टू एक्सेप्ट। और अगर आप कोई और स्टेट के आ गए, तो लोग, ऑटो वाला भी आपको बेवकूफ़ बना के ज़्यादा पैसा ले लेगा। अनलेस एंड अनटिल आप थोड़े टाइम तक वहाँ नहीं रह लेते हो, फिर समझ जाते हो चीज़ों को, डायनेमिक समझ जाते हो, तो फिर डेफिनेटली नहीं बनाएगा। बट हाँ, तो एक बैरियर की तरह वो एक्ट कर जाता है। तो लैंग्वेज डेफिनेटली प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, तो एक हो गया फिर अपना सिक्स्थ, साइलेंस। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों, मेरी खामोशियाँ सब बयां करती है, पर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी यू हैव टू बी साइलेंट, बट हमेशा साइलेंट नहीं रहना है। आपका मैनेजर आपको डांट रहा है, अगर आपका मैनेजर आपको कुछ काम दे रहा है और आप साइलेंटली सिर्फ सुन रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही हुआ था जब मैं अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था। तो मैनेजर था, डांट दे रहा था, डांट वाट रहा है, हम ऐसे ही साइलेंट होकर सुन जा रहे थे। ठीक है, उसको मैं इग्नोर करके चले गया। उसके बाद जब अप्रेजल साइकिल आई, फिर हमारे रिव्यूज़ आते थे, रिव्यूज़। तो उस मंथ की जो रिव्यू थी मेरी, 1 मंथ की, बहुत ही गंदी आ गई। उसने कहा कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैजुअल है बंदा, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम साइलेंट रह के इग्नोर करता है चीज़ों को। तो हर बार यू डोंट हैव टू बी साइलेंट, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू पुट फोर्थ योर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैवेंट मेट योर टारगेट, इफ़ यू हैवेंट मेट योर सेल्स टारगेट in a quarter, then definitely you have to cite the reasons along with the examples, और क्यों ऐसा हुआ, रीजंस के साथ आपको बताना है उनको कि ऐसा नहीं हो पाया, मैं अपना टारगेट को मीट नहीं कर पाया इस बार, ये रीज़न था, हमारी टेरिटरी में ये प्रॉब्लम्स या ये इश्यूज आ रहे हैं, देयर आर सर्टन स्ट्राइक्स, देयर आर सर्टन कॉन्फ्लिक्ट्स, दैट्स व्हाई आवर टीम didn't meet the requirement of this quarter, but definitely we will ensure that we meet the upcoming quarter requirements or the targets. तो ऐसा करके आपको बोलना होगा, ऐसा नहीं कि आप साइलेंट हो जाओ वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी इंटरव्यू टिप्स भी दे देता हूँ। फिर कम्युनिकेशन टॉपिक ही आया हुआ है, तो आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं बता देता हूँ, MBA लाइफ से रिलेट करके मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है ना। तो फिर देखो, साइलेंस रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट, करप्शन एंड मिसकंडक्ट, बोलते हैं ना भाई, ये सब जो चीज़ जब होने लग जाती है ना, इसमें आपको साइलेंट नहीं रहना है भाई। साइलेंट इज़ द रियल किलर। आप उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो,
गीता में लिखा हुआ है दोस्तों, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है और अगर आप उसमें कुछ खामोश हो ना, तो आप उस अन्याय को और बढ़ावा दे रहे हो, तो आप भी उस पाप की भागीदारी बन रहे हो, क्योंकि आप चुप हो, आपको आवाज़ उठानी है ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो साइलेंस जो होता है ना, खामोशियाँ सब बयां करती है, वो कहीं कहीं सही होता है, हमेशा सही नहीं होता। तो जो इंट्रोवर्ट्स हो आप लोग, जो आप माइट भी शायद अपने आप को इस चीज़ से खुश कर लेते होंगे कि भाई खामोशियाँ मेरी सब कह देती है, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक अच्छी बात है, खामोश रहो, पीसफुल रहो, साइलेंट रहो, बट हमेशा नहीं, थोड़ा सा बोलो। फिर होता है आपका कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर तो होता है दोस्तों, आप जानते होंगे, हमारे साउथ और नॉर्थ में कल्चरल डिफरेंस हो जाता है, तो वहाँ से भी चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती हैं, वो भी एक बैरियर बन जाता है। लैंग्वेज चेंज हो जाती है दोस्तों, ठीक है, चीज़ों का पहनावा चेंज हो जाता है, सोच बदल जाती है। आप जब भी, मैं जब अपनी इंटर्नशिप किया तो बर्जर पेंट्स में था मैं, तो वहाँ मैंने देखा कि नॉर्थ में जो डायनामिक्स थी और जो साउथ की जो डायनामिक्स है, काफ़ी चेंज है। कुछ बर्जर के प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो नॉर्थ यूपी लखनऊ साइड में बहुत अच्छे चल रहे थे, और वही वो साउथ में लीस्ट चल रहे हैं, मतलब लोग ले ही नहीं रहे। तो लोगों की सोच का फ़र्क बहुत पड़ता है, लोगों की पीयर ग्रुप्स कैसी है उसका फ़र्क बहुत पड़ता है, काफ़ी डायनेमिक्स चेंज हो जाती है। तो इंडिया को आप बहुत छोटे छोटे पार्ट्स जो स्टेट्स है ना, वो भी एक अपने आप में एक आपका पोटेंशियल मार्केट हो जाता है। इंडिया की खूबसूरती इतनी प्यारी है, भारत की जो खूबसूरती है वो इतनी प्यारी है कि जो स्टेट्स है वो भी, इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो अपने आप में एक मार्केट की तरह है, वो अपने आप में एक नई मार्केट की तरह है, वो नई अपॉर्चुनिटी है, हर दिन उसमें नई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लिंग्विस्टिक कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप एक स्टेट से बोलते हैं ना 10 किलोमीटर के आप पार चले जाओ, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो वही होता है, तो कल्चर बैरियर भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा कम्युनिकेशन जो पार्ट है दोस्तों थोड़ा बड़ा था, क्योंकि ये डेफिनेटली आरबीआई ग्रेड बी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इनजस्टिस नहीं कर सकता कोई भी टॉपिक के साथ। और CSIR में भी एक ये टॉपिक है, तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना था, बट मैंने सब कुछ आपको कवर करा दिया है, ठीक है। और आई होप आप लोग आरबीआई ग्रेड बी वाले, आप लोग अपने आंसर्स को अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। अब इसके बाद PDF जो रहेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगा। अब दोस्तों ये जो टॉपिक है, ये CSIR एग्जाम्स में आने वाला है, प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है। अब कोई एक कंपनी है, वो प्रोजेक्ट उठाए कि ना उठाए, क्या करती है, वो देखती है क्या ये प्रोजेक्ट मेरे लिए रिटर्न्स लाएगा। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करता हूँ, अगर हमारी कंपनी इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करती है, तो क्या हम प्रॉफिटेबल बन पाएंगे, क्या हमारे रिटर्न्स इतने अच्छे होंगे, क्या ये बेनिफिशियल है, क्या हम मार्केट में ग्रो कर पाएंगे, इसका फ्यूचर स्कोप क्या होगा, क्या ये प्रोजेक्ट कहीं आउटडेटेड तो नहीं। ये सब जब क्वेश्चंस आप पूछते हो अपने आप से, और इसके जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव होते हैं, या नेट रिस्पॉन्स कहूँगा वो पॉजिटिव अगर आपके आते हैं, तो आप डेफिनेटली यू ट्राई टू अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट। तो यही होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, इवेलुएटिंग द फीजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। समझे, इतना सा टॉपिक है भाई। की एस्पेक्ट्स होते हैं दोस्तों, टेक्निकल फीजिबिलिटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स, कि आपका टेक्निकल फीजिबिलिटी कैसी है, आपका प्रोजेक्ट जो है, आपकी जो रिसोर्सेस है, आपके जो एम्प्लॉयज़ है, आपके जो स्टाफ है, और द टेक्नोलॉजी विच योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़, वेदर इट हैज़ पोटेंशियल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम और नॉट। अगर यस है तो डेफिनेटली ये आपकी प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए एक एड ऑन है, डेफिनेटली आप ये प्रोजेक्ट आप अंडरटेक करना चाहेंगे। फिर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, अगर ROI अच्छा है, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे इसका, इफ़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ गुड, तो आप डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करेंगे। मार्केट फिजिबिलिटी, डिमांड कैसी है,
मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया इस प्रोजेक्ट में, बट मार्केट में इसकी डिमांड ही नहीं है, लोगों को चाहिए ही नहीं भाई, ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, देयर आर मैनी players who are doing the same thing, and if I enter into this, the market will be highly competitive, and if there is competition, what additional or what exceptional thing or what is the differentiation product which I have can compete in this market. तो मार्केट फिजिबिलिटी आप एक्सेस करते हो, डिमांड में क्या है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को भी आप हैंडल करते हो, ठीक है। एनवायरनमेंट और अपना सोशल इम्पैक्ट, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आजकल तो एक सर्टिफिकेट भी आ जाता है दोस्तों, कार्बन एमिशन का सर्टिफिकेट मिलता है, यू हैव टू फॉलो सर्टन गाइडलाइंस, और आपको उस दरमियान में रहना पड़ता है कि आप अपना एक्सीड ना करो कार्बन एमिशंस, या कार्बन सर्टिफिकेट्स भी आप दूसरी कंपनी से वैसे खरीद सकते हो, ताकि अगर आपका एडिशनल कार्बन एमिशन हो रहा है तो आप उसके दूसरे कंपनी में जिसका कार्बन एमिशन कम है तो उससे कंपनसेट करा सकते हो, आपस में भी आप सर्टिफिकेट कर सकते हो। तो इसका कैसा इन्वायरमेंट और सोशल इम्पैक्ट होगा इस प्रोजेक्ट का, वेदर इट विल बी अ गुड और नॉट, और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये सब चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। तो ये की एस्पेक्ट्स हो गए प्रोजेक्ट अप्रेजल के, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ईजी लग रहा है ना, बस यही मेरा काम है। इसके बेनिफिट्स क्या होता है, देखो भाई, प्रोजेक्ट अप्रेजल एक प्रोसेस जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन के पहले का प्रोसेस होता है। आप इसके सारे रिस्क फैक्टर्स को आप सब कुछ एनालाइज करते हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सब कुछ करके आ जाते हो, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें काफ़ी बेनिफिट तो होगी भाई। बेनिफिट ये होगा कि आपका रिस्क कम हो जाएगा। देखो, रिस्क कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, आवर फोकस इज ऑन टू reduce द रिस्क, यू डोंट हैव टू एलिमिनेट रिस्क, यू हैव टू reduce द रिस्क। ये हमेशा बिजनेस का होता है। बिजनेस में क्या होता है ना दोस्तों, अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी फैक्टर होती है, और वो उससे हमें हमेशा कम करने की सोचना है, अनसर्टेनिटी को आपको कम करना है। तो कैसे करोगे आप, एनालाइज तो करो, पहले पूरा फैक्टर्स को एनालाइज तो करो, सारे फैक्टर्स को आप देखो, जॉट डाउन करो, एनालाइज करो, उसके अकॉर्डिंगली आप इम्प्लीमेंट करो। फिर अकॉर्डिंग टू द रिस्क व्हाट यू हैव टू डू, या अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एलोकेट योर रिसोर्सेज इफेक्टिवली। जो बंदा इसमें एक्सपर्ट है उसको वहाँ डालो, जो बंदा उसमें है तो उसको उधर डालो। टेक्नोलॉजी कौन सी लगेगी भाई, उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी डालो, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ कराओ, एलोकेट सही से कराओ। तो इससे आपकी जो सक्सेस के चांसेस हो जाती है, रिस्क एलिमिनेशन जो होता है दोस्तों वो अच्छा हो जाता है। अब रिस्क को एलिमिनेट रिड्यूस ही तो करना है आपको, बढ़ाना है, रिस्क रिडक्शन बढ़ाना है हमें, फिर आपकी प्रोजेक्ट की सक्सेस की चांसेस बढ़ जाती है। समझ रहे हो, कोई दुख दर्द पीड़ा तकलीफ आई गेस इसमें दोस्तों नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ टेक्निक्स होती है इसकी, बिल्कुल होती है भाई। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, देखो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, मैं किसी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी कॉस्ट आ रही है 1000 रुपये, और मुझे बेनिफिट हो रहा है 500 रुपये का एक्स्ट्रा, मतलब 1500 रिटर्न आ रहे हैं मेरे, 500 का बेनिफिट हो गया तो बढ़िया है, चलो भाई मिल ले। 1000 रुपये का मैंने कर दिया, बट बेनिफिट हो मुझे 100 रुपये का भी नहीं हो रहा, 500 का भी नहीं हो रहा, तो क्या करूँगा मैं, करना चाहिए उस प्रोजेक्ट में, नहीं करना चाहिए। तो ऐसी टेक्निक होती है। फिर होता है दोस्तों नेट प्रेजेंट वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सब टेक्निक्स आ सकती है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है, आपका करंट वैल्यू आपके प्रोजेक्ट का फ्यूचर वैल्यू से आपको देखना पड़ता है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू से आप देखोगे, दिस मेजर्स द करंट वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज एडजस्टिंग फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अ पॉजिटिव एनपीवी इंडिकेट्स अ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। आज आपने 100 रुपये लगाया, कल आपको एक साल के बाद आपको 110 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, 110 रुपये आने लगे हैं, पर इन्फ्लेशन के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए जो अपने आज 100 रुपये लगाए हैं, कल के 110 के बराबर वो हो जाते हैं। तो क्या आपको
प्रॉफिट हुआ एकदम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से, क्या क्या वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्या वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले गया या नहीं ले गया? नहीं ले गया। तो नहीं ले गया तो वही सब चीज़ें आपको एनालाइज करना है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या हो सकती है, फ्यूचर कैश इनफ्लोज क्या होंगे उसके बारे में समझे। आया समझ में? रिस्क असेसमेंट, व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज थ्रू विच यू कैन रिड्यूस और मिटिगेट द रिस्क। चलेगा, इजी था। अब आता है करियर एडवांसमेंट। भाई करियर एडवांसमेंट का जो टॉपिक है वो नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, आप कौन से स्टेप्स ले रहे हो अपने करियर में प्रोग्रेस करने के लिए, कौन सा पाथ ले रहे हो, वो होता है आपका करियर एडवांसमेंट। आप आईटी बैकग्राउंड से हो, आपने सीए से आईटी से किया हुआ है, आप एक कंपनी में लग जाते हो, देन you are doing MS, you are doing MTech, you are doing MBA to improve or to gain certain positions in which you want to go. For example, you have imagined yourself as a project manager, so you apply or you take the CAT examination, and after that you go into certain IIMs and do your masters there, and then you go to that position. आप उस पोजीशन में चले गए तो आपका एक करियर एडवांसमेंट हो गया। ठीक है, आपने एक प्रोग्रेस लिया, आपको एक पाथ पता था कि हमें ऐसे करके जाना है, आप ऐसे करके आप अपना करियर को एडवांस कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या होते हैं की एस्पेक्ट्स, क्या है स्किल डेवलपमेंट। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। इफ यू वांट टू ग्रो in your career, then definitely you have to work upon yourself on continuous basis. You have to do certain certifications. You don't have to stop your learning. You have to learn on regular basis. You have to acquire new skills relevant to your field, so that whatever you have imagined you can go there. ठीक है, फिर नेटवर्किंग। जब हम लोग MBA में आए, जब हमारा फर्स्ट ईयर था, तो हमारे कुछ सेशंस होते थे, I2B सेशंस। दे आर यूजुअली एन इंटरेक्टिंग सेशंस in which we were allocated certain tasks, certain assignments by our seniors, and then we have to submit according to the given deadlines. And for this we were assigned our teams। ठीक है, हम अपने टीम मेंबर्स के साथ काम करते थे। जो बेसिक मोटो था यहाँ पे, वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करना था। ये हमें बताया नहीं गया था, तब तो हम डेफिनेटली एज अ टीम वी हैव टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट्स इन द रियल वर्ल्ड। सो टास्क काफ़ी चैलेंजिंग होते थे, बट हम लोग जब टीम के साथ होते थे तो अब लोगों से इंटरेक्ट करते थे, हम लोग बातें करते थे, तो इससे क्या होता था, आपकी नेटवर्किंग हो जाती थी, आप रिलेशनशिप बनाते हो। और कॉर्पोरेट में भी ऐसे ही होता है। You will be put into certain teams, and there you have to build certain professional relationships with them to achieve certain targets or certain requirements, needs, demands. You have to do networking. So this is one of the most important factors जिस LinkedIn में आप करते हैं। ठीक है, ठीक है, लिंक्डइन। फिर होता है अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है भाई, करियर गोल्स को लगाना, उसके बाद आप प्रोग्रेस कर रहे हो। जैसे एग्जांपल, आप CSIR या RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो, आप रेगुलर बेसिस पे मॉक्स देते हो। मॉक्स दे दिया आपने। मॉक्स क्यों देते हो आप लोग देखते हो कि भाई मैं 5 महीने पहले क्या था और अब क्या हुआ, क्या मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है, क्या मेरे स्कोर्स इंप्रूव कर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वैसे ही आपके कॉर्पोरेट में भी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग प्रोसेस, प्रोग्रेस ट्रैकिंग प्रोसेस, सब चीज़ें होती है और वो ट्रैक करती है। और फाइनली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच यू हैव टू कंसिडर फॉर योर करियर एडवांसमेंट, दैट इज़ द वर्क लाइफ बैलेंस। कुछ भी कह लो भाई, कुछ भी कह लो,
अगर आपकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है ना दोस्तों, आपको मैं 1 करोड़ भी दे दूंगा ना तो भी आप खुश नहीं रहोगे। दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग विच एवरी वन क्रेव्स फॉर एट सर्टन पॉइंट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो एक होता है दोस्तों, इसके बाद आता है बेनिफिट्स। करियर एडवांसमेंट में क्या होता है, आपकी क्यों करते हो आप, सैलरी बढ़ जाएगी, सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, जॉब सिक्योरिटी हो जाए, करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी हुई, पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट के कारण ना, करियर एडवांसमेंट का कुछ बेनिफिट्स। आप देखो स्ट्रैटेजी क्या होती है भाई, चैलेंजिंग टास्क लो, असाइनमेंट लो, मेंटरशिप लो, गाइडेंस लो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लो, सर्टिफिकेशंस लो, इंडस्ट्रियल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, चलेगा। अब आता है आपको दोस्तों प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट इज ऑफन कंफ्यूज्ड बाय परचेज। ठीक है, प्रोक्योरमेंट में होता है कि आप कुछ सामान अकॉर्डिंग टू योर, तो होता क्या है दोस्तों, जब परचेज होता है ना, आप सामान उठा के ले आए, वो परचेज हो गया। प्रोक्योरमेंट क्या होता है, आप लोग एक प्लानिंग के साथ सामान उठा रहे हैं। परचेज तो हम सब कर जाते हैं, शॉपिंग इंसान चले जाता है यूजुअली, जैसे आप अपनी महिला मित्र के साथ शॉपिंग करने चले गए, ठीक है, आप देखते होंगे वहाँ पे, उसे कहते हैं हम परचेजिंग, उसे हम कहते हैं परचेजिंग। क्या होता है कि वहाँ पे आप सामान उठा लिया जाता है, आपके मन में प्रायर प्लानिंग नहीं होती है, जो सामान आपको अच्छा लग जाता है, आपकी जो महिला मित्र को अच्छा लगता है, वो सामान वो उठा लेती है। ठीक है, और उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लग जाती है उस टाइम, वो सारी चीज़ें उठा लेती है। प्लान उन्होंने नहीं करके आया हुआ होता है कि हमें इतना ही लेना है या उतना ही लेना है या ऐसा लेना है, जो उन्हें अच्छा लग जाए उस टाइम में वो उठा लेती है, वो उससे हम कहते हैं परचेजिंग। और प्रोक्योरमेंट क्या होता है, जब आप एक प्रॉपर प्लान के साथ आओ कि हमें चाहिए भाई 5 किलो का राशन आज चाहिए रहेगा हमें, इतना हमारे 10 दिन के लिए काफ़ी, 20 दिन के लिए काफ़ी, 1 महीने के लिए काफ़ी होगा, ये हो गया। फिर थोड़ा सा हम तेल ले डालेंगे, तेल तेल का टीना रख लेंगे, कपड़े रख लेंगे, इतने कपड़े चाहिए ये। अब यहाँ पे आपने क्या किया, स्ट्रक्चर कर दिया, प्लान कर दिया, उसके हिसाब से आप गए मार्केट, जाके सामान उठा के ले आए, वो होता है आपका प्रोक्योरमेंट। समझ गए, डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। तो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग गुड्स सर्विसेज और वर्क फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर्स, वो होता है प्रोक्योरमेंट। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को एक्वायर कर जाते हो। गुड्स रॉ मटेरियल्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई बिल्डिंग टाइप या कोई मशीनरी ले लिया, क्योंकि वो आपके प्रोडक्शन में काम आ जाएगी, वो भी एक प्रोक्योरमेंट है। बट दैट इज इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, हम आगे देखेंगे। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होता है, इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होता है। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट आपकी जो प्रोडक्ट होती है उससे डायरेक्टली लिंक्ड होती है। जैसे अगर आपको कपड़े को प्रोड्यूस करना है तो कपास, कॉटन आपकी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में आ सकती है, क्योंकि आपने वो रॉ मटेरियल ना उसका। और जो होती है ना मशीन्स जो उसको बनाएंगी, वो हो जाएगी आपकी इनडायरेक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट में नहीं ऐड हो रही है, बट हाँ उसके बिना प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा, तो दैट इज योर इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। अब समझ में आएगा डिफरेंस, आई गेस पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, सोर्सिंग क्या होता है भाई, आप देखो सप्लायर्स कौन होंगे। जैसे अगर आपको कॉटन की ज़रूरत है तो आपके सप्लायर्स कौन से लोग हैं जो आपको सप्लाई करेंगे कॉटन, आपको रॉ मटेरियल्स कौन सप्लाई कर रहा होगा। नेगोशिएशन, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आप सैलरी में नेगोशिएट करते हैं भाई कि हमारा अभी प्रेजेंट 15 लाख का पैकेज है तो हमें 20 लाख का पैकेज चाहिए। ठीक है, अगर आपको एम्प्लॉयर 18 दे रहा है तो आप कोशिश करते हैं कि 20 तक ले जाए या 22 तक ले जाए। तो नेगोशिएशन, बेस्ट प्राइस में आप फिर क्या होता है कि चलो ना भाई तेरा ना भाई मेरा, चलो 19 में डन करते हैं, तो 19 में आप डन कर लिया, तो होता है थोड़ा बहुत आप नेगोशिएट कर रहे हो, बेस्ट पॉसिबल प्राइस दोनों के टर्म्स में होना चाहिए, वो नेगोशिएशन हो जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता है, इंश्योरिंग दैट सप्लायर्स मीट एग्रीड अपॉन टर्म्स। डेफिनेटली जो भी टर्म्स है आप कंडीशंस, जैसे इतने टाइम में आपको, हर बार आपको इतने टाइम में हमें, इस दिन के अंदर हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप अपना बनाओ और आप भी पैसा उसको टाइम टू टाइम दे रहे हो, तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के थ्रू आप कर लेते हो। कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म का एग्रीमेंट हो जाता है दोस्तों, जिसके तहत अगर आपने उसे ब्रीच किया तो आप कोर्ट में भी उसे ले जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बना लिया ताकि उसके बेसिस पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो सप्लायर से, और आप जो अंडरस्टैंडिंग है वो और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है दोनों की फुलफिल होते जाए।
रिस्क मैनेजमेंट, डेफिनेटली रिस्क को आपको कम करना है, मिटिगेट करना है, ख़त्म करना है, ख़त्म तो होता नहीं है, कम करना है, तो वो प्रोक्योरमेंट से काफ़ी सारी एसोसिएटेड होती है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपके दोस्तों, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रिलेशंस अच्छे होंगे, क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छे होंगे। स्ट्रैटेजीज क्या होती है दोस्तों? स्ट्रैटेजीज क्या होगी? रिलेशनशिप अच्छे बनाओ, बिडिंग प्रोसेस अच्छा करो, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव बिडिंग करो, दोनों का भला हो, टेक्नोलॉजी अच्छी रखो, ऑटोमेशन की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करो ताकि अच्छा होगा। टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, एक हो गया आपका डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होता है दोस्तों, या आप प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल दैट इज टू बी ट्रेडेड इज परचेज्ड, ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल है वो रहा है उसको, जिसको भी आप ट्रेड करिए, जैसे कॉटन का एग्जांपल दिया था, एग्जांपल कॉटन, ठीक है, इनडायरेक्ट एग्जांपल मशीन, परचेजिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट सर्विसेज टू रन बिजनेस इज कॉल्ड, जो बिजनेस चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो होती है इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, जैसे मशीन, ठीक है, ठीक है। गुड्स प्रोक्योरमेंट क्या होती है? जिन चीज़ों को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो होती है गुड। सर्विस क्या होती है दोस्तों? जैसे सीए की सर्विस, लीगल सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, कंसल्टेंसी, उसको आप टच कर सकते हो नहीं। जैसे अगर आपको कुछ चाहिए किसी से, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्टेंसी चाहिए कि इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, कैसे हम अपना रिस्क कम कर सकते हैं, वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना है, तो एक सर्विस हो गया, तो ये हो गया सर्विस प्रोक्योरमेंट। समझ में आ गया दोस्तों? प्रोक्योरमेंट हमारा यहीं खत्म होता है। तो अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से पहले मैंने यहाँ थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स रखे हुए हैं, जैसे स्टोर्स हो गया। स्टोर्स क्या होती है? थोड़ा सा कनेक्ट होगा। तो होता क्या है, स्टोर क्या होती है? जहाँ पे गुड्स को आपने स्टोर करके रख दिया है वो स्टोर्स होता है। इसी में दोस्तों इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बहुत बड़ा खेल होता है थोड़ा सा। अब आप समझो थोड़ा, अगर मेरे पास कोई एक स्टोर पड़ा हुआ है, स्टोर रखा हुआ है, मैंने वहाँ पे सामान इकट्ठा करके रखता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की दुकान है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की मेरी दुकान है, चलो एफएमसीजी नहीं, एफएमसीडी का एक प्रोडक्ट है, जैसे मेरी पेंट की दुकान है, ठीक है, पेंट्स, मैं पेंट्स के डब्बे रखता हूँ अपनी दुकान में। अब होता क्या है ना दोस्तों, जब दिवाली का सीज़न आ जाता है ना, जब फेस्टिवल का सीज़न आ जाता है तो पेंट्स बहुत ज़्यादा बिक जाते हैं। अब वही जब बारिश का मौसम आता है तो तब क्या पेंट्स होते हैं? यूजुअली तब नहीं होता। और मैंने स्टॉक्स में स्टोर करके रखा हुआ है पेंट्स के डब्बों को, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारा पेंट के डब्बे को मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। मौसम बारिश का चल रहा है, उतनी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैंने स्टोर करके रखा है। उनकी भी एक ड्यूरेबिलिटी होती है, कुछ सड़ के ख़त्म हो गए डब्बे, कुछ डब्बे ऐसे ही हो गए, बारिश के कारण ये दिक्कत हो गया, इतना सारा स्टॉक्स में रखा हुआ है। तो क्या मैंने सही से अपने स्टॉक तो रखा? क्या मैंने अपनी इन्वेंट्रीज को मैनेज किया सही से? बिल्कुल भी नहीं। मैंने उल्टा अपनी कॉस्ट बढ़ा ली, मैंने अपनी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ा ली, वहाँ पे मैंने अपनी शेल्फ की स्टेट, किसी शेल्फ की जो प्लेस थी वो मैं और एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, मुझे उससे स्टोर करने का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एक्स्ट्रा आने लग गया, सब कुछ एक्स्ट्रा आने लग गया। तो यहाँ मैं इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पाया। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है एक्चुअल में? मेंटेनिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक टू मीट द डिमांड, मतलब मुझे डिमांड को भी मीट करना है, मुझे पहले से डिमांड उसकी एनालाइज करनी चाहिए, मेरे प्रीवियस ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, है ना। तो अननेसेसरी होल्डिंग कॉस्ट आपका ना बढ़े, तो यही होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वेयर हाउस मैनेजमेंट क्या होता है? आपको अपने वेयर हाउसिंग का एफिशिएंट यूज़ करना है, इफेक्टिव यूज़ करना है, स्टोर पिकिंग गुड्स को अच्छे से करना है, सिक्योरिटी, डैमेज या चोरी ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, उसको उससे बचाना है, कंप्लायंस, मतलब अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या है दोस्तों? सबके इन्वेंट्री कंट्रोल अच्छी होगी, विजिबिलिटी अच्छी होगी, आपकी कॉस्ट की रिडक्शन हो जाएगी, एफिशिएंसी को आप बढ़ा पाएंगे, एक्यूरेसी को बढ़ा पाएंगे, ऑर्डर फुलफिलमेंट अकॉर्डिंगली कर पाएंगे, डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। स्ट्रैटेजीज़ क्या होगी? स्ट्रैटेजीज ये हो सकती है, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लगा दो जो कि आपकी डिमांड्स को एनालाइज कर सकती है, आपकी इन्वेंट्री को सही से मैनेज कर पाए, सिस्टम बना दो ऐसा, कितना कितना लगेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री आपने रख दिया। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम रखो ताकि स्पेस जो है आपके काफ़ी इफेक्टिव यूटिलाइज हो पाए,
लेआउट्स और स्पेस की यूटिलाइजेशन अच्छे से हो, मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन हो, ताकि खर्चा हमारा होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाए। लीन वेयर हाउसिंग प्रिंसिपल्स को अपना लो। लीन इन द सेंस रेड्यूस वेस्ट, लीन प्रिंसिपल का अपनाओ आप। ठीक है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट डेफिनेशन वापस देख लो थोड़ा। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम परचेज टू सेल। बिल्कुल, प्लान करो, कंट्रोल करो, ऑप्टिमाइज। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यहाँ भी लगा दो, प्लानिंग करो, कंट्रोलिंग करो, ऑप्टिमाइज करो। मैनेजमेंट आया गया ना दोस्तों, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हमेशा याद रखो, हर जगह ये प्रिंसिपल्स पे काम आ जाएंगे। परचेज से लेके सेल होने तक का जो आप किस हिसाब से आप ऑप्टिमाइज करते हो अपने फ्लो ऑफ गुड्स को, उसको इन्वेंटरी मैनेजमेंट कहते हैं। की एस्पेक्ट्स देखो, इसके आप देखो कैसे कर सकते हो। डिमांड फोरकास्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है या प्रोसेस। आप अपनी डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हो, फ्यूचर डिमांड्स को प्रेडिक्ट कर रहे हो। जब आप प्रेडिक्ट करोगे तो आप डेफिनेटली उस अकॉर्डिंगली ही अपने इन्वेंट्री को आप मंगाओगे, उतना ही आप सामान रखोगे स्टॉक्स में, उस हिसाब से आप फुलफिल कर जाओगे डिमांड को। सेफ्टी स्टॉक रखो, बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है दोस्तों कभी कभी। बाई चांस आपकी डिमांड 100, आपको लग रहा है 100 की डिमांड है, बट आप फिर भी थोड़ा सा 110 लोगों की डिमांड फुलफिल करने के लिए आपने स्टॉक्स रखा हुआ है, ताकि अगर आपकी डिमांड एक्सीड करे तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आपका आउट ऑफ स्टॉक चले गया, कस्टमर खाली हाथ निकल गया, है ना। कस्टमर को खाली हाथ नहीं निकलवाना है, तो वो तो नहीं होना चाहिए। सेफ्टी स्टॉक भी आप मेंटेन करके रखते हो। बफर स्टॉक, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, तो एक बफर स्टॉक आप मेंटेन करके रखते हो अगर डिमांड में फ्लक्चुएशन हो जाए। ABC एनालिसिस करते हो दोस्तों, कॉस्ट और उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। दो चीज़ें हैं, आप उसकी ABC एनालिसिस करते हो, आप देखते हो कि किस में ज़्यादा कॉस्ट और बेनिफिट मुझे मिल जाएगा, या कौन सी चीज़ प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हो, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से। ठीक है। फिर आती है आपकी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। जैसे हमें कॉल आ गया, भाई अक्षय भाई हमें इतनी इतनी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, बेच पाओगे क्या? मैं बोल दिया ठीक है भाई, हो जाएगा। मैंने अपना स्टॉक मंगाया, तुरंत उसको डिलीवर कर दिया, जस्ट इन टाइम हो गया, ताकि मैं अपना इन्वेंट्री लेवल को मिनिमाइज़ कर पाऊँ। जब भी रिक्वायरमेंट पड़े, उस हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट को मंगा रहा हूँ, वही होता है JIT, जस्ट इन टाइम। बेनिफिट्स वही, इन्वेंट्री कॉस्ट, कस्टमर सर्विस अच्छी हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्ट्रैटेजीज वही है, इम्प्लीमेंटिंग ABC एनालिसिस जो हमने पढ़ा, नेगोशिएशन कभी कभी अच्छे से करो सप्लायर से, वो एक हो सकता है, और यूटिलाइजेशन अच्छा करो, ऑप्टिमाइजेशन करो, सॉफ्टवेयर को रखो IMS ताकि ट्रैक हो जाए और ऑप्टिमाइज हो जाए आपकी इन्वेंट्री लेवल्स को। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और जो PDF होगा ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में, जैसे हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फीडबैक मैकेनिज्म डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छा बुरा जो भी हो, आपको जैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ मुझे एक फीडबैक भी दे दीजिए कीजिए, ताकि दोस्तों सब चीज़ें अच्छी हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, टेक केयर, अच्छे से एग्ज़ाम दो, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर CSIR एग्जामिनेशन।